नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वोट चोरी और इस वोट चोरी के तमाम जो उदाहरण आ रहे हैं, जो तमाम तथ्य आ रहे हैं, एविडेंस आ रहे हैं, उनको लेकर न केवल जनता में जागरूकता बढ़ रही है, जनता में उसको लेकर हलचल है, राजनीतिक दलों में हलचल है, भारतीय जनता पार्टी में हलचल है, बल्कि चुनाव आयोग भी उन चीजों से धीरे धीरे सीख लेने की कोशिश कर रहा है। जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे और अलंद सीट को लेकर वहां 6000 से ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम डिलीट होने की जो एप्लीकेशन दिए गए थे, उनका जो मामला ताजा तरीन आया है, उसको लेकर चुनाव आयोग ने बहुत खामोशी के साथ अपने पोर्टल में बदलाव कर दिया है और अब डिलीशन के लिए नियम बदल दिए हैं। क्या कर दिया है उसको हम जानेंगे, लेकिन आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक पटना में हो रही है। बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और तमाम दूसरे मुद्दों के अलावा वहां भी वोट चोरी का मुद्दा हावी है। तमाम उससे बैठक से पहले बहुत सारे नेताओं ने इसको लेकर बात की है और इसमें क्या कुछ फैसला लिया जाएगा उस पर भी लोगों की निगाहें हैं। लेकिन जो अपने उद्घाटन भाषण में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बात करेंगे और शाम को पटना में ही महागठबंधन की भी बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि चुनाव अब सिर पर आ गए हैं और कभी भी आने वाले दिनों में घोषणा हो सकती है तारीखों की। चुनाव आयोग इस तैयारी में लगा हुआ है, तो इसलिए अब इंडिया गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी कुछ ठोस सूचना आ सकती है। आज की बैठक में शायद कुछ इस पर फैसला हो सकता है, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं चुनाव आयोग की, किस तरीके से उसने अपने पोर्टल में मतदाता सूची में नाम डालने के लिए और वहां से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए जो कॉलम एक नया बनाया है, वो राहुल गांधी के उन तमाम आरोपों के बाद आया है। तो ये एक तरीके से अमलेंदु जी सीधे सीधे ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग वैसे तो बहुत कि सारे आरोप फर्जी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं जिसमें चोरी पकड़ी जा रही है, विपक्ष की भाषा में अगर कहें तो उन पर धीरे से वो अपना सुधार भी कर रहा है और इस तरीके से कि लोगों को पता न चल पाए। हाँ समझिए, एक तरीके से कहा जाए कि अब चुनाव आयोग राहुल गांधी के सामने घुटनों पर आता हुआ नजर दिखाई पड़ रहा है जी। पहले तो कह दिया था कि ये इनकरेक्ट है और फिर बताया था कि हमने ही FIR दर्ज कराई थी और प्रयास हुआ था और 5900 कुछ जो थे फॉर्म जो थे वो फर्जी डिलीट करने का प्रयास किया गया था। पहले तो ये सारी बातें कही गई और राहुल गांधी के दावे को इनकरेक्ट बताने की कोशिश हुई। लेकिन समीर जी, जिस तरीके से मामला बढ़ा और चुनाव के ऊपर दबाव बढ़ा और जैसे ही कर्नाटक सरकार ने CID की SIT गठित की, उसके बाद चुनाव आयोग एकदम घुटने पर आ गया। चूंकि अब CID की SIT जो है वो ज्ञानेश कुमार को जांच के लिए बुला सकती है जी। ठीक है, कानून बन गया है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आप पे मुकदमा नहीं चल सकता, लेकिन आपको CID के सामने उपस्थित तो होना, पूछताछ तो कर ही सकती है। पूछताछ पे तो रोक नहीं है, तो पूछताछ पे आपको बुलाया जा सकता है। तो ये एक बड़ा सेटबैक जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो है वो इसको वोट चोरों को पनाह दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर वोट चोरी कर रहा है। ये राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया था। अब इसके बाद चुपचाप जो है एक परिवर्तन कर दिया है चुनाव आयोग ने और वो उसकी वेबसाइट पर देखा जा सकता है और आज तमाम अखबारों में लीड खबर भी ये है समीर जी। और खबर ये है कि चुनाव आयोग ने जो उसका पोर्टल था उस पर जो नाम हटाने की प्रक्रिया है, उस नाम हटाने की प्रक्रिया या जोड़ने की प्रक्रिया जो है उसमें केवल पहले मोबाइल नंबर से ही काम चल जाता था कि मोबाइल नंबर आपने डाला उस पर कर दिया। लेकिन अब ये उस पर कर दिया है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ये उसमें मैंडेटरी कर दिया, यानी कि आपकी पहचान पकड़ में आ जाए, वरना तो कोई फर्जी सिम किसी के नाम से ले ले और करे फोन, वही हुआ है, और डिलीट करे और उसके बाद वो सिम तोड़ के फेंक दे। लेकिन अब जो है वो ये मैंडेटरी कर दिया है। तो ये राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद ही हुआ और इसके बाद हुआ जब CID ने वहां से चुनाव आयोग से मांगे कि भाई आप उनके हमको IP एड्रेस दीजिए जिनसे ये जो थे नाम डिलीट किए गए। अब वो IP एड्रेस अगर दे दिए जाएंगे तो असली चोर पकड़ में आ जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने पहले तो असली चोरों को बचाने की कोशिश की और अब ये जोड़ दिया ताकि आगे से ऐसा ना हो पाए। ये एक कोशिश जो है की गई है। तो भाई आपने फिर राहुल गांधी को गलत क्यों बताया था, इनका क्यों कहा था अगर आप अब ये कर रहे हैं?
दूसरा बात समझ लीजिए कि चुनाव आयोग लगातार सुप्रीम कोर्ट में जब बिहार एसआईआर पर बहस चल रही थी, आधार कार्ड को जोड़ने के लिए मना कर रहा था। अब आपने आधार इसमें क्यों जोड़ दिया है कि आधार से आपका लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर? तो यहाँ आपको आधार जरूरी है, वहां आप आधार के आधार पे जो है वो वोट नहीं बनाएंगे। और वहां भी सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया, तब जाकर मजबूर होना पड़ा चुनाव को कि आधार को भी इसमें जोड़ा जाएगा और आधार के आधार पर भी आप अपना वोट बनवा सकते हैं। तो यहाँ चुनाव आयोग साफ तौर पर देखा जाए राहुल गांधी के सामने घुटनों पर आ गया है और जो राहुल गांधी बातें कर रहे थे उसको अब अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद वोट चोरी का आंदोलन जो है वो रुकने वाला नहीं है। आज जो CWC की पटना में बैठक हो रही है उसमें वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन जो है उसकी रूपरेखा भी तैयार होगी, बिहार के चुनाव को लेकर भी रूपरेखा तैयार होगी और चुनाव आयोग पर किस तरीके से दबाव बढ़ाया जाए कि वो वोट चोरी में शामिल ना हो और जो वोट चोर है उनको संरक्षण ना दे, इसकी रणनीति पर भी काम होगा। जी बिल्कुल, इसकी रणनीति पर काम होगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के जब उन्होंने आरोप ही नहीं लगाए, जो तथ्य दिए हैं और बताया है कि किस तरीके से वोट चोरी की गई है और यहां पर तमाम लोगों के नाम एक फर्जी एप्लीकेशन के जरिए हटवा दिए गए हैं, घटा दिए, मतलब वहां पर उनके नाम डिलीट करा दिए गए हैं। तो अब ये एक उसको यानी उन्हीं नंबरों से डिलीशन का या फिर वहां नाम जोड़ने का एप्लीकेशन दिया जा सकता है जो फोन नंबर, जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होंगे। तो ये एक बड़ा फैसला है और चूंकि उसी की मांग हो रही है कि ये दिया जाए कि जिन नंबरों से मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदन आए हैं वो कहां से आए हैं, उनके आईपी एड्रेस दिए जाएं और वही नहीं दिए जा रहे हैं। इसी की पूरी लड़ाई चल रही है और अब वहां पर एसआईटी बना दी गई है कर्नाटक सरकार ने। तो उसके बाद ये बड़ा फैसला आया है। लेकिन चुनाव आयोग, अब यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जब आपने गलत किया है और वो गलती बताई जा रही है तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। लेकिन आपने अपने ही वेबसाइट पर इस कॉलम को जब बदल दिया तो यह पता लग गया कि आपको यह गलती का एहसास भी हो रहा है और उसको कैसे सुधार किया जाए वो भी आपको पता चल रहा है। तो यह एक बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन CWC में जो आज बैठक हो रही है तो उसमें वोट चोरी को लेकर एक बड़ी रणनीति बनने वाली है और दूसरे बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी वहां गठबंधन के साथ जाती है, इसको लेकर भी बड़ी रणनीति बनेगी। और शाम को इंडिया गठबंधन के घटक दलों की भी बैठक है पटना में। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और उसमें क्या कुछ कहा है उद्घाटन भाषण में। आज सुबह 10 बजे CWC की बैठक ये शुरू हुई है। पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उन्होंने जो वहां पर उद्घाटन भाषण दिया है, किन मुद्दों पर चर्चा होनी है और क्या कुछ कहा है, उस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। और उन्होंने ये कहा भी है कि हम लोग ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं। आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने की अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराएंगे। कई सारे पॉइंट्स में अमलेंदु जी नौकरियों का भी जिक्र किया है कि कैसे 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था और आज क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है। सरकार जिन चीजों पर, खासतौर पर GST को, अब जैसे चुनाव आयोग एकदम बैकफुट पर आया है या फिर वो राहुल गांधी के आगे उन्होंने जो आरोप लगाए आखिरकार उसने स्वीकार ही कर लिया, गलती स्वीकार कर ली और उसको ठीक करने की भी कोशिश की। सरकार भी GST को लेकर जिस तरीके से आई है और घुटनों पे आई है, जिन सुधारों की बात की जा रही थी विपक्ष कर रहा था, राहुल गांधी लगातार संसद में कई बार उस बात को दोहरा चुके थे, आखिरकार सरकार भी उस पर आई। तो देखा यह जा रहा है कि आखिर विपक्ष जो मुद्दों को उठा रहा था उनमें सच्चाई कितनी है, तथ्य कितने हैं और वो कितने व्यावहारिक है कि चुनाव आयोग को भी और सरकार को भी आखिरकार मानना पड़ रहा है उन चीजों को।
हाँ बिल्कुल समीर जी, और देखा जाए तो सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई नजर आई CWC की बैठक से, और वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है उसकी घबराहट। एक तो कल जिस तरीके से पटना में कांग्रेस के पोस्टर जो थे फाड़े गए और उतारे गए प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, उससे साफ समझ में आया कि गठबंधन की वहाँ जो NDA की सरकार है वो कितना ज़्यादा घबराई हुई है, वरना इस तरीके की तुच्छतापूर्ण कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। और ये चीज हम लोग देख रहे थे जब यात्रा चल रही थी, वोटर अधिकार यात्रा, तब भी जगह जगह इस तरह की कार्रवाइयां हो रही थी। इस तरह की कार्रवाइयां हुई, और कल काफ़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी बिहार में की गई, और यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था तो उस पर भी लाठीचार्ज हुआ। ये सारी चीज़ें देखने को मिली समीर जी, लेकिन साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि अब बीजेपी और नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए नजर आ रहे हैं। इधर जो है वो चिराग पासवान जो है, जो बड़े नेता हैं NDA के और मुख्यमंत्री के दावेदार भी है बिहार में, वो चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत है तो अकेले लड़के देख लो। अब पता नहीं वो किसको कह रहे हैं कि अकेले लड़के देखो, हो सकता है बीजेपी से कह रहे हो कि हिम्मत है तो अकेले लड़के देख लो, क्योंकि चिराग पासवान कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग अगर प्रॉपर नहीं हुई, उनको सम्मान नहीं मिला तो अकेले लड़ने को तैयार है। हाँ, वो ये भी कह चुके हैं। उनके कार्यकर्ता जो साफ तौर पर उसने हम लोगों ने सुनवाया भी था समीर जी, जिस दिन बीजेपी ने बिहार बंद किया, मोदी जी की माँ को गालियां दी गई, तो उस दिन उनके कार्यकर्ता बहुत नाराज थे, और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि चूंकि आज चिराग पासवान का कार्यक्रम है तो बीजेपी ने ये बंद का कार्यक्रम कर दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को आने से रोका जा रहा है, तो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये बाबा वो धमकी देते रहते हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बीजेपी को ही चुनौती दे दी। ये लगता है कि हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के देख लो, तो वहाँ काफी ज्यादा उठापटक एक तरीके से मची हुई है। अब इधर जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है वो काफी ज्यादा परेशान है। वो जो एक है अमित मालवीय, जो ट्रोल आर्मी के चीफ हैं इनके बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो वहाँ ध्यान इसलिए दे रहे हैं ताकि तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा ना हो। तो एक तरफ तो आप ये भी मान रहे हैं कि तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो पूरा हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी उसको जो सपने वो पूरा नहीं होने देना चाहते। बिहार में बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, का ग्राफ गिर रहा है। बीजेपी के बड़े नेता तो ये कह ही रहे हैं कि पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन अमित मालवीय तो साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और उनके सपने को राहुल गांधी तोड़ना चाहते हैं, तो राहुल गांधी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो यानी अब मुख्यमंत्री बनने की दौड़ जो है वो NDA में नहीं है, इंडिया गठबंधन में, ये तो बीजेपी मान रही है फिर जी। तो ये बीजेपी की घबराहट जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है समीर जी। बिल्कुल ये घबराहट दिखाई पड़ रही है, और CWC की बैठक में जब कुछ प्रस्ताव पारित होंगे, खासतौर से वोट चोरी को लेकर, और वोट चोरी का मामला इस समय सबसे ज्यादा गर्म है, चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और वहीं SIR के जरिए चुनाव आयोग ने यह मौका भी दिया कि किस तरीके से मतदाता सूची में गड़बड़ियां की जा रही हैं, और चुनाव आयोग और सरकार मिलकर साठगांठ करके ये कर रहे हैं, और इन आरोपों का कोई जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं दिखाई पड़ रहा है। चाहे राजनीतिक दलों के पूछे जाने पर कोई जवाब ना देना हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार यह मामला जब चल रहा है, तो चुनाव आयोग के जवाब या चुनाव आयोग का जो स्पष्टीकरण है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं कर पा रहा है। बार बार उनको आदेश दिया जा रहा है, सख्त भाषा में आदेश दिया जा रहा है, हालांकि सुनवाई अभी जारी है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों का रुख है, उससे यह साफ पता चलता है कि SIR को लेकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसके पीछे, उन आरोपों के पीछे इसका सच्चाई है, और बहुत सारे जो मजबूत आधार हैं, तभी ये आरोप लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो इसीलिए आरोप लग रहे हैं समीर जी साफ तौर पे कि उसमें सच्चाई है, और उस सच्चाई की वजह से ही जो है वो ये एक तरह से कहा जाए कि जो चुनाव आयोग है वो झुकने को मजबूर हुआ है, और परोक्ष रूप से समझा जाए तो इसको स्वीकार कर रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप एकदम सच है। इसको स्वीकार कर, मतलब एक तरह से समझा जाए कि पर्दे के पीछे से चुनाव आयोग इन आरोपों को स्वीकार कर रहा है। जो राहुल गांधी की मांग थी, उस मांग को एक तरीके से देखा जाए तो मतलब अब चुपचाप उसको लागू कर रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई आ रहा है। जी बिल्कुल, और CWC की बैठक चल रही है इस समय पटना में। एक बार सुनेंगे पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या कह रहे हैं इस बैठक को लेकर। और पटना में ही बैठक, चुनाव है बिहार में, इसीलिए नहीं बल्कि पटना में इस बैठक का एक और भी ज्यादा महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, और उसकी चर्चा कर रहे हैं पवन खेड़ा। पॉलिटिकल एजेंडा रहने वाला भवन में आप जिस प्रांगण में आप खड़े, ये गवाह रहा है
आज़ादी के संग्राम, बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो न केवल बिहार के लिए, न केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। चुनाव के लिए क्या संदेश निकलेगा? चुनाव से बढ़कर ये संदेश लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र पे चोरों का एक खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भारतवासी के लिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी आते हैं बिहार तो बल्कि हमारा प्रचार होता है, क्योंकि वो देखते हैं सड़कें उन पर जो आरोप लगे हैं पहले उसका जवाब देते हैं, फिर बात करेंगे। और एक आखिरी सवाल सर, UNGA के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि भारत जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी क्या सिर्फ गिन रहे हैं कि कितनी बार अपमान हो रहा है भारत का? रोज बैठकर क्या सिर्फ गिनती करते हैं कि भाई आज 50 बार अपमान कर दिया ट्रंप ने? जवाब क्यों नहीं देते? क्यों डरते हैं ट्रंप से? So the last question, what is the message from the CWC in Patna and what is the political message? This is a historic premises of Sadakat Ashram where we are standing. This city is historic and it has always played a historic role in the freedom struggle and post-independence. और इस समय सदाकत आश्रम जो पटना में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे चलते हैं, क्या वहां पर कह रहे हैं। मध्य छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं उनको। कमेटी की बैठक है, ये महागठबंधन की बैठक नहीं है। जब वो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें यह तय किया जाएगा। आपकी सीडब्ल्यूसी में इस बात में भी चर्चा होगी कि धन्यवाद प्रस्ताव आए कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया है नीतीश सरकार में, उसके लिए भी धन्यवाद प्रस्ताव आना चाहिए कांग्रेस पर। कौन बोल रहे हैं? बीजेपी और जेडीयू के नेता। मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि वो चर्चा करेंगे तो अशोक चौधरी की चर्चा होगी, जायसवाल की चर्चा होगी, है ना, और फिर सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा होगी, तो वो नहीं कर पा रहे हैं क्या जो हम लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं? अब बिहारी बाबू भी आपके बगल में खड़े हैं। बाबा कुछ आपकी धरती में आए हैं जी, आपका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा प्रश्न, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बोझ बन गए हैं और उनको रिटायर करने का प्लान बीजेपी कर रही है। बिल्कुल सही बात। जो स्थिति है नीतीश बाबू के, हम तो चाहते हैं कि नीतीश बाबू स्वस्थ हों और सतायु हों, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इसमें रही है, पूरा बिहार और पूरा देश जान रहा है। अमित मालवीय ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस की चाल बिल्कुल वैसी ही है जैसे दिल्ली चुनाव के बाद उसने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली थी। बिहार में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। आदरणीय, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपना प्रश्न पूछें। अमित मालवीय के प्रवक्ता क्यों मर रहे हैं आप अपना प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा आपको। जी, 4 बजे रख रहे हैं। इस मामले में मैंने अभी प्रारंभिक उद्बोधन की बात कही है खड़गे जी का, और इस मामले में लगातार सब नेता आएंगे, बात रखेंगे। जो आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं समझता हूं कि इसमें हमारे नेताजी शायद उसमें कुछ कहेंगे। नेतृत्व के बारे में भी मैंने पहले कहा कि महागठबंधन की जब बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, देखिए, जब कोई भी गठबंधन के कोई भी पार्टी कोई गतिविधि करती है, यदि उसकी ताकत बढ़ती है तो गठबंधन की ताकत बढ़ती है। यदि कांग्रेस मजबूत हो रही है तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की ताकत भी बढ़ रही है। कांग्रेस जब बिहार में इतना सक्रिय प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी पहले 13 दिन बिहार में रहे, उसके बाद 100 से अधिक नेता नवाज पहुंचे हैं, तो क्या कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर टिकी रहेगी या गठबंधन में सीटें आती? इस मामले में मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं जिसके बारे में बोलूं। इसके बारे में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें तय होगा। थैंक यू। चलो,
तो ये वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और चूंकि शाम को होनी है इंडिया गठबंधन की भी बैठक, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि सीट शेयरिंग और नेतृत्व किसके नेतृत्व में लड़ा जाए, ये दो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका उत्तर शायद आज की बैठक में मिले। लेकिन यह सवाल पूछा जा रहा है भूपेश बघेल से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये उसके लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं और ये केवल कांग्रेस पार्टी नहीं तय करेगी, ये इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा। लेकिन इस बैठक में, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो मुद्दे तय हो रहे हैं, जिन पर चर्चा होने की और उन पर कोई प्रस्ताव पारित होने की संभावना है, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरे होंगे, सरकार के लिए मुश्किलों भरे होंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस समय दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की विदेश नीति, उसकी विफलता दिखाई पड़ रही है चारों तरफ, और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय वोट चोरी का, जिसको लेकर इस समय विपक्ष हमलावर है, चुनाव आयोग पर भी और सरकार पर भी। और हालांकि इन चीजों से ध्यान हटाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। महाबचत योजना भी लाई गई, लेकिन महाबचत योजना एक दिन के विज्ञापनों के बाद फिर कहीं दिखाई नहीं पड़ी। अमलेंदु जी, शेयर मार्केट लगातार धराशायी ही हो रहे हैं, गिर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जब इतनी बचत हो गई तो फिर शेयर मार्केट क्यों नहीं उठ रहा है? हाँ, बिल्कुल समीर जी, आपने सही सवाल किया कि शेयर मार्केट क्यों नहीं उठा। और शेयर मार्केट तो प्रधानमंत्री का बहुत पसंदीदा है, उसके बावजूद इतनी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। बताया जा रहा है कि बचत का महा उत्सव चल रहा है, तो अगर बचत का महा उत्सव चल रहा है तो फिर शेयर मार्केट क्यों नहीं उठ रहा है? तो प्रधानमंत्री इसको क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जवाब दें, जबकि प्रधानमंत्री तो चुनाव से पहले ही कह रहे थे कि भाई खूब सारे शेयर खरीद लो और शेयर मार्केट उठना है। तो अब जिस तरीके से इसको जीएसटी को लागू किया गया और जो प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियां हैं, उनको लेकर वैसे भी समीर जी काफी ज्यादा सवाल उठते रहते हैं, तो ये सवाल फिर उठ रहे हैं। तो यानी कोई भी जुगत जो लगाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, वो भारतीय जनता पार्टी के काम में नहीं आ पा रही है, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है। और जिस तरीके से अब चुनाव आयोग झुकता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी के सामने, तो ये एक और संकट बीजेपी के लिए परेशान हो गया। और आज अपने उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने जो उनका भाषण था, बीज वक्तव्य जिसको कहते हैं, उसमें साफ तौर पर कहा कि बिहार की ही तर्ज पर अब देश भर में लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। यानी देश भर में हाँ, देश भर में एसआईआर जो हो रहा, तो देश भर में अब जो है वोट काटने की साजिश रची जा रही है, ये उन्होंने कहा। जी बिल्कुल। तो ये वोट चोरी और वोट काटने की साजिश, एसआईआर, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। और ये सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी इसको लेकर यहां इंडिया गठबंधन ने पूरा एक यात्रा निकाली बिहार में। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली। आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक हो रही है, उसमें भी इसको लेकर रणनीति बनेगी। यानी विपक्ष की तरफ से ये एक बड़ा मुद्दा है, और बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में तमाम वहां के बिहार के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके नाम इसमें काटे गए हैं। जो लिस्ट आई थी, ड्राफ्ट लिस्ट आई थी, और उनको यह लग रहा है कि उन्हीं के नामों को वोटर लिस्ट से हटाने की ये सारी साजिश हो रही है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी चर्चा होनी है। एक बार सुनते हैं सचिन पायलट को क्या कह रहे हैं। वो भी इस बैठक में भाग लेने के लिए पटना में गए हुए हैं, और क्या कुछ कहा है इस बैठक को लेकर और बैठक का एजेंडा क्या है उसको लेकर। Meeting is an important state, and I think the people of Bihar are yearning for a change. I'm absolutely confident that the parties meeting today will pave the way for a greater change in the coming months. Bihar has seen a government that has not been popular, and I think there are many twists and turns in Bihar politics have led to the point where people want a change. The Congress party and the Gadbandhan will fight a formidable election, and I'm confident that we will win this election. हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण ये राज्य है और महत्वपूर्ण ये मीटिंग है। आज ऐतिहासिक मीटिंग होगी। आने वाले समय में जो बदलाव हम चाहते हैं, सामाजिक और राजनीतिक, वो इस पार्टी के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग आगे लेकर आएंगे। गठबंधन और हमारा चुनाव बहुत बेहतर रहेगा। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। तो ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इसका जो जहां पर हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सीडब्ल्यूसी की बैठक कभी कांग्रेस पार्टी की हुई नहीं है बिहार में, पटना में, लेकिन उसके पहले कांग्रेस के तमाम आज़ादी के आंदोलन के समय कई बैठकें वहां पर कांग्रेस पार्टी की हुई है बिहार में। तो इस लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है, और बिहार में चुनाव के लिहाज से तो अहम माना ही जा रहा है, क्योंकि अब अगले महीने ही चुनाव की
घोषणा होनी है। और बिहार में इस समय इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए ये एक तरीके से जीवन मरण का प्रश्न है इस चुनाव को जीतना। बिल्कुल समझिए, दोनों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है और बीजेपी के लिए ज्यादा जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि बीजेपी वहां सरकार में है, एनडीए सरकार में है, और सरकार गिरती है तो फिर ये मोदी जी के लिए बहुत संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अब देखना ये है कि चुनाव के परिणाम क्या आते हैं। हालांकि आरोप ये लग रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम कर रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा जो है वो बिहार चुनाव में दांव पर लगी हुई है। जी बिल्कुल। और मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष है वर्षा गायकवाड़, उनको भी सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर। काफी मुखर रही हैं महाराष्ट्र में जो चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई थी उसको लेकर भी, तो सुन लेते हैं क्या कह रही हैं इस बैठक के महत्व को लेकर। आज बिहार के पटना में जो है वो सीडब्ल्यूसी की यहाँ पे मीटिंग आयोजन किया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि इस बिहार की पावन भूमि में मैं यहाँ पे आई हूँ, जहाँ पे बोध गया है, जहाँ पे शांति का संदेश दिया गया है। आज हम जिस आश्रम में आए हैं उसको भी हम बहुत पवित्र मानते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आज जो बिहार से एक यात्रा निकली है वोट चोरी के खिलाफ, और मैं ये समझती हूँ कि SIR के नाम पे जो बिहार के वोट काटने का षड्यंत्र करने का काम जो चल रहा है, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो या राज्य की जो है वो सरकार हो नीतीश कुमार की, दोनों जो है वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो हमारे आदरणीय जननायक युवा प्रेरणा स्मारक जो हमारे नेता है राहुल गांधी जी ने बिहार में यात्रा की, और यात्रा में जिस तरह से लोगों का उसमें प्रतिसाद था, जिस तरह से लोग शामिल हुए थे, मुझे पूरा यकीन है कि आज इस पटना की होने वाली सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के माध्यम से भी देश को संदेश जाएगा और आने वाले दिनों में जो है बिहार की पूरी जो है कायाकल्प बदलेगा। और बिहार में जो है वो बिल्कुल अब मैं जानना चाहूंगी कि आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय हमारे जननायक राहुल गांधी जी के माध्यम से जो आज संदेश जाएगा, उसके माध्यम से आने वाले दिनों में देश में और बिहार में जो है वो सत्ता का परिवर्तन होगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है सीडब्ल्यूसी की, और इंडिया गठबंधन की भी बैठक होनी है। और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां पहुंचे हुए हैं, और पटना में होने वाली हाल के दिनों में ये पहली बड़ी बैठक इस तरह की हो रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक तो ये पहली बार हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहां इस जगह को क्यों चुना गया है। बिहार में चुनाव होने ही है और कई मुद्दों पर सरकार, चाहे राज्य सरकार हो वहां की एनडीए की, और चाहे केंद्र सरकार हो एनडीए की, दोनों कई मोर्चों पर घिरी हुई है, बड़े आरोपों से घिरी हुई है। और सबसे जो गंभीर आरोप हैं वो आरोप लग रहे हैं वोट चोरी के, यानी सरकार की पूरी एग्जिस्टेंस पर ही, अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं कि चोरी के वोटों से बनी हुई सरकार है। बड़ा मसला है, लगातार इस पर चर्चा हो रही है, और इसमें SIR जो बिहार में कराया है चुनाव आयोग ने, वो सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर इस समय सुनवाई चल रही है। तो एक बड़ा मुद्दा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वोट चोरी का है, और घिरी हुई सरकार दिखाई पड़ रही है। यही नहीं, बिहार के तमाम नेताओं पर जिस तरीके से अब प्रशांत किशोर ने चुनौती पेश कर दी है, उसकी सफाई दे रहे हैं तमाम नेता, और पार्टी के ही नेता यानी बीजेपी और जेडीयू के ही नेता अपने नेताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि खबर आ रही है कि मानहानि का दावा करने वाले हैं अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी, लेकिन मानहानि का दावा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक एक चीज, एक एक आरोप जो उन्होंने लगाए हैं उनके पास सबके प्रमाण मौजूद हैं। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रमाणों के साथ अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये गंभीर मसला है अमलेंदु जी। लेकिन इस पर अभी बिहार के किसी बीजेपी के बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया है, सफाई नहीं आई। हाँ समझिए, बिहार से किसी भी बीजेपी के बड़े नेता का बयान नहीं आया है, और केंद्र से भी बीजेपी के किसी नेता का कोई बयान नहीं आया है कि इस पर ये बता मतलब हो सके कि आरोप सही है या गलत है और उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। मतलब अब लड़ाई जो है वो सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़े, यानी अब पार्टी इसका मतलब ये कि पार्टी अब खड़ी नहीं है। पार्टी की तरफ से इशारा होगा कि अगर आप गलत हैं तो आप इस्तीफा दो, छोड़ो, या सफाई दो, स्पष्टीकरण दो। नहीं, अब गलत है या नहीं ये तो समय तय करेगा कौन गलत है कौन नहीं है, लेकिन अगर आरोप लग रहे हैं तो अभी तक तो समझिए देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने तमाम जो यौन अपराधी होते हैं उनके साथ खुल के खड़ी रहती है, चिन्मयानंद के साथ खुल के खड़ी रहती है, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी रहती है, ब्रजभूषण सिंह पे तमाम आरोप थे उनके साथ खुल के खड़ी रही।
नहीं तो उनके साथ खड़ी रहती है। तो भाई जब आप ऐसे लोगों के साथ खड़े रहते हैं तो सम्राट चौधरी या अशोक चौधरी भाई कुछ भी भ्रष्टाचार किया हो हमें नहीं मालूम किया या नहीं किया, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति के राजनीतिक आरोप हैं तो उस राजनीतिक आरोप पे तो साथ खड़े रहिए, लेकिन आप उनके साथ खड़े ही नहीं दिखाई पड़ रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जो है वो बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ दिखाई पड़ती है। समीर जी बिल्कुल, और इस गड़बड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन घिरे हुए हैं पार्टी के नेता और जाहिर तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, तो ऐसे नेताओं के ऊपर अगर भ्रष्टाचार और अपराध में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं तो वो गंभीर आरोप है और सीधे तौर पर वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पार्टी के ही वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह सीधे तौर पर ये कह चुके हैं कि ये पार्टी की छवि ही नहीं धूमिल कर रहे हैं बल्कि पार्टी का ग्राफ भी नीचे गिरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नीचे ग्राफ गिरा रहे हैं और साफ तौर पे वो तो धमकी भी दे रहे हैं आर.के. सिंह की अगर इनको टिकट दिया गया तो हम विरोध करेंगे, खुलकर विरोध करेंगे, यानी ये धमकी भी दे रहे हैं कि इसका मतलब समझिए कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई जो है वो अब खुलकर सामने आ रही है। और ये सब हो रहा है कांग्रेस की CWC की बैठक जो हो रही है उससे ठीक पहले ये एक तरीके से सिर्फ फुटअव्वल जो है वो बीजेपी के अंदर और एनडीए के अंदर देखने को मिल रही है। परिणीति शिंदे कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने CWC की बैठक को लेकर अपनी बात कही है, उस पर हम लोग सुनते हैं। जी बिल्कुल, परिणीति शिंदे को सुनते हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, क्या कह रही हैं। हिस्टोरिक CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये बिहार में होने जा रही है। बिहार चंपारण का इतिहास सब जानते हैं, यहाँ बहुत रिच हिस्ट्री है जहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी जी ने चंपारण से शामिल हुए थे और इंडिगो मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई थी, उसी को लेते हुए आज हम यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी होने जा रही है। और इतिहास की पार्श्वभूमि ये बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि आज SIR जो बिहार में शुरू हुआ है उसको लेकर आज पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं और उस पार्लियामेंट अडजर्न हो रही है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ रही है, वोट चोरी हो रही है, एक सबसे गरीब आदमी से लेके सबसे अमीर आदमी तक वोटिंग एक वही टूल होता है जिससे वो डेमोक्रेसी में भाग ले सकता है, लोकतंत्र में भाग ले सकता है और वही उसी की चोरी की जाती है। तो एक मेरे ख्याल से एक फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो रही है, राहुल जी शुरू कर रहे हैं और इसी के को लेते हुए हमने आज CWC बिहार में ले रहे हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि देयर विल बी अनदर रेवोल्यूशन एंड देयर विल बी अनदर हिस्ट्री। तो ये वोट चोरी को लेकर किस तरीके से यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर चर्चा होनी है, CWC की बैठक में उस पर बात होनी है और वो एक उसके खिलाफ लड़ाई को एक उसको आज़ादी के आंदोलन से जोड़कर बता रही हैं परिणीति शिंदे। CWC के जो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं गुलाम अहमद मीर, उनको भी सुनते हैं और वो भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेजेंट किया है, पेश किया है, उससे अब सरकार जो है वो परेशान है, चुनाव आयोग परेशान है और किस तरीके से दोनों ही घिरे नजर आ रहे हैं, चाहे सरकार हो, केंद्र सरकार या फिर चुनाव आयोग। सुनते हैं गुलाम अहमद मीर को क्या कह रहे हैं। ये ऐतिहासिक दिन है, शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पटना में पोस्ट इंडिपेंडेंस पहली एक्सपेंडेड CWC है, क्योंकि बिहार इस वक्त पूरे देश का केंद्र बना हुआ है। चुनाव है वो तो कोई नई बात नहीं है, मगर चुनाव से रिलेटेड जो इलेक्शन कमीशन ने जो नए तजुर्बे और फास्ट ट्रैक पर यहाँ की जनता को परेशान करते हुए और वोटर लिस्ट में काटते हुए 65 लाख लोगों को यहाँ वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, इसलिए ये पूरे देश क्या विदेश तक डिबेट बना हुआ है। जिन वोटरों ने एक साल पहले लोकसभा में वोट किया है और एक जमात के मेंबर पार्लियामेंट बनाए हैं, तब तो वो लीगल वोटर थे और एक साल के अंदर इस वक्त वो अंडर क्वेश्चन है। तो इसलिए ये जमहूरियत का जो सबसे बड़ा जो एंड होता है वो इलेक्शन होता है और इलेक्शन में अगर आदमी वोट न डाले, अपने वोट का एक्सरसाइज न करे, तो फिर वो जमहूरियत कहाँ की रही। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी देश के सामने वोट चोरी का कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट रिसर्च रखा है और उस वोट चोरी को लेकर पूरे देश में चर्चा है।
और ये भी एक तरीका, एक नया तरीका वोट चोरी का है कि 65 लाख वोटों को काटो और फिर अपनी गेम निकालो। तो इसको लेकर डिबेट होगा, देश अट्रैक्टेड रहेगा। बिहार की जनता होशियार है पॉलिटिकली, क्योंकि ये तो मॉडल स्टेट मानी जाती है पॉलिटिकली, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के हिसाब से। चाहे इकोनॉमिकली गरीब हो मगर पॉलिटिकली बहुत होशियार है। इसलिए हमारा काम है जनता को अवेयर करना, हर वोटर को होशियार करना कि आपको अपना वोट डालने का अधिकार है। आगे उसकी मर्जी है कहाँ डाले, किसको करे। सर ओवैसी साहब भी बिहार आ रहे हैं, लगता है इम्पैक्ट हो पाएगा उनका? हाँ, अब देखिए, जो भी आज की भाजपा सरकार की पॉलिसीज को पसंद नहीं करते हैं, अप्रूव नहीं करते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए तो प्लेटफॉर्म है कि सबको इकट्ठे मिलकर लड़ना चाहिए ताकि कड़ा जवाब उन पार्टीज को दिया जाए जो देश में इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने सम्राट चौधरी उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आप लोगों ने 55 साल तक पूरे देश को लूटा है। अब देखो, उनको तो वही दिखाई देगा, उनको तो किताब वही अपने 20 सालों का जवाब नहीं देंगे। 20 साल पहले क्या हुआ है उसका जनता ने अपने अपने वक्त पर फैसले दिए हैं। अब 20 सालों का हिसाब है। बिहार की जनता चाहती है यहाँ का एवरेज जो आदमी है, जो मजदूरी करता है, वो बिहार से जाकर के देश के अन्य रियासतों में जाकर मजदूरी करता है। बिहार में मजदूरी नहीं मिल रही है। बिहार में कोई इंडस्ट्री 20 साल में नहीं ला पा रही है। जितनी इंडस्ट्रीज मोदी साहब ने पैदा करनी थी वो गुजरात में पैदा करी। अगर उसका आधा भी बिहार में किया होता, यहाँ के 1 लाख लोगों को यहाँ रोजगार मिलता, तो वो देश के दूसरे रियासतों में नहीं जाते। तो ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से तमाम चीजें सामने लाई हैं रिसर्च करके, और बाकायदा उन सारी चीजों को एक बताया है कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है, वो लोगों के बीच ज्यादा चर्चा का विषय है। और इसी वजह से वोट चोरी को लेकर लोगों में इतनी अवेयरनेस बढ़ी है। यही बात कह रहे हैं गुलाम अहमद मीर, और ये एक बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर आ रहा है, क्योंकि सरकार इसमें, केंद्र सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है और चुनाव आयोग तो घिरा ही है। हालांकि अब चुनाव आयोग भी उसमें अपने जो कार्यशैली है उसमें परिवर्तन कर रहा है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद उन नियमों को भी बदल रहा है कि कैसे अब लोगों वोटर लिस्ट से नाम घटाए जा सकते हैं या उनमें नाम जोड़े जा सकते हैं। लेकिन अभी तक वो इन सारे आरोपों को झूठा और गलत ही बता रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर झूठे हैं तो आप साबित कर दीजिए। लेकिन अब एसआईटी गठित की गई है जो जांच करेगी, इनसे भी पूछताछ करेगी, चुनाव आयोग से भी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी पूछताछ करेगी। तो यह दबाव भी दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं डर भी दिखाई पड़ रहा है कि सारी चीजें फिर तो साफ हो जाएंगी। इसलिए उसमें अपने बचाव के लिए क्या करें, या कुछ चीजें, कुछ सहूलियत दे दे, कुछ नए उपाय कर ले उन चीजों को सही करने की, तो शायद ये मुद्दा पीछे चला जाए। लेकिन जो हो चुका है वो तो पीछे जाने वाला नहीं है, क्योंकि केवल एक सीट का मामला नहीं है। देश भर में लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी कई सीटें हैं जहां इस तरह के आरोप लगे हैं। हाँ, बिल्कुल इस तरीके के आरोप बहुत सीटों पर लगे हैं, और राहुल गांधी ने साफ कहा था कि 25 सीटों का इनको इंतजाम करना था, वो इन्होंने इस तरीके से लोकसभा चुनाव में कर लिया, किया है। तो 25 सीटें कम होते ही सरकार गड़बड़ा जाती है। मोदी जी की सरकार, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के बावजूद तो 25 सीटों का तो इंतजाम किया ही किया है। लेकिन जो वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है, उसका आरोप है कि 79 सीटों पर, 79 सीट्स पर गड़बड़ियां की गई हैं, और वो रडार पे हैं 79 सीटें। तो 79 सीटों पर बीजेपी गड़बड़ करके लोकसभा चुनाव में 2024 में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच पाई है। ये इस तरह के आरोप है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होते हैं समीर जी। इस बीच एक बड़ी खबर है समीर जी, वो बड़ी खबर ये कि आपको याद होगा कि जो उमर खालिद और शर्जील इमाम वगैरह की जमानत की याचिका जब चल रही थी दिल्ली दंगों का भेद है, तो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 7 अक्टूबर को इस मामले को लिस्ट किया जाए, 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। और उनके वकील ने जब कहा कि हमको दस्ती देने का आदेश दे दिया जाए कि हम दस्ती दे सकते हैं, तो उस पर यह आदेश भी दिया गया कि आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप इसको नोटिस दिल्ली पुलिस को सर्व करा सकते हैं। उनके जो स्टैंडिंग काउंसिल है उनको ही आप अगर रिसीव करा देंगे तो भी वो माना जाएगा, और 7 अक्टूबर तक ये वापस आना चाहिए जवाब दिल्ली पुलिस का। अब समीर जी, कल शाम को जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है उसने ऑर्डर अपलोड किया है
कि वो 7 अक्टूबर को ना होके 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल ने कहा था कि इसको जल्दी सुन लीजिए ताकि हमारे जो अभियुक्त हैं, मतलब मुवक्किल हैं, वो दीपावली से पहले बाहर आ जाएं। तो अब तो ये छठ के बाद, दीपावली छोड़िए, छठ के बाद जो है ये अब सुना ही जाएगा, 27 सितंबर कर दिया। अब सवाल ये कि जब एक खुली अदालत में जब आदेश आ गया, ये आदेश हम लोग दिखा रहे हैं, वो ये है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जब उसमें उन्होंने तारीख दी थी। तो जब अब सवाल यही समझिए कि जब खुली अदालत में 2 जजों की खंडपीठ ने स्वयं डेट दे दी और ये भी कह दिया वादी जो थे उनको कि आप प्रतिवादी के स्टैंडिंग काउंसिल को ही आप यहीं नोटिस सर्व करा दीजिए, वो नोटिस सर्व माना जाएगा। तो इसके बाद और जब 7 अक्टूबर लगा दी कि 7 अक्टूबर तक आना चाहिए, तो ये आखिर रजिस्ट्री जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने वाली कौन होती है? ये बड़ा सवाल। 7 तारीख को 27 कर दिया गया। ये तो वैसे ही है कि जैसे चुनाव आयोग ने तमाम मकान नंबर बदल दिए। हाँ, तो अब इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को भी किस तरीके से गवर्न करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब ये प्रशासनिक काम देखती है रजिस्ट्री, ठीक है, लेकिन जो जज साहब आदेश देते हैं उस आदेश को थोड़ी बदल सकती है। तो यहाँ तो जज साहब का आदेश ही बदल दिया गया। जज साहब का आदेश था कि भाई 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी और आपने 7 अक्टूबर की बजाय उसको 27 अक्टूबर कर दिया। इसी तरीके के और घपले भी पकड़ में आ रहे हैं रजिस्ट्री के, और आज तो हद तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट को ये एक रजिस्ट्री को मतलब आदेश देना पड़ा है कि रजिस्ट्री में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी जांच की जाए। एक मामला ऐसा था कि 3 साल तक वो लिस्ट ही नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, और 3 साल के बाद जब याचिकाकर्ता जो पहुंचे कि साहब 3 साल से इसको लिस्ट ही नहीं हो रहा है, जबकि हाई कोर्ट में मुकदमा खत्म हो चुका है, चूंकि वहां फैसला हो चुका, तब जो है वो जस्टिस JK माहेश्वरी, जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच जो है उन्होंने फिर सख्त उसमें आदेश दिया और ये कहा कि ये 23 सितंबर 2025 ही लिस्ट हो पाई, जबकि सेवा पूरी होने के तुरंत बाद इसको लिस्ट किया जाना था, जो 30 मई 2022 को पूरी हो गई थी। यानी कि इसमें 3 साल से ज्यादा की देरी हुई। और हाई कोर्ट में आपराधिक मामले को खारिज करने के फैसले को देखते हुए कोर्ट ने याचिका को हालांकि फायदाहीन बताया, लेकिन इसे चिंता का विषय भी कहा। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट की रजिस्ट्री में प्रशासनिक चूक को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो समीर जी, उमर खालिद के मामले में प्रशासनिक चूक नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ को आदेशों को बाईपास करने की रजिस्ट्री की तरफ से कोशिश के तौर पर इसको दिखाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो वकील हैं, अधिवक्ता लोग हैं, वो इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल, चूंकि बहुत ही गंभीर मामला है और सुप्रीम कोर्ट के जज जब सुनवाई करके और ये तारीख दे रहे हैं कि अगली तारीख 7 अक्टूबर होगी, तो वो 27 अक्टूबर कैसे हो जा रही है? निश्चित तौर पर ये जानबूझकर हुआ है, किसी के निर्देश पर हुआ है, या फिर ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है, या फिर ये ह्यूमन एरर है, लेकिन मसला गंभीर है क्योंकि 7 तारीख से 27 तारीख यूं ही नहीं हो सकता है। और इसको लेकर अब देखते हैं कि इस पर क्या जवाब आता है, क्या सफाई आती है, किस तरीके से ये हो गया है। लेकिन जो ये उदाहरण दिख रहे हैं इसी तरीके के और कि रजिस्ट्रार के लेवल पर, यानी जो प्रशासनिक कार्रवाई देखी जाती है, वहां सुप्रीम कोर्ट के जजों के आदेश को भी, उनके निर्देश को भी किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट समीर जी सब जगह देखता रहेगा, लेकिन अपने यहाँ नहीं देख पा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सवाल तो उठेंगे, निश्चित सवाल होगा। इससे पहले भी CJI जो कह चुके कि आखिर रजिस्ट्री में हो क्या रहा है, तो रजिस्ट्री में हो क्या रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना होगा ना, CJI को देखना होगा कि रजिस्ट्री कर क्या रही है। भाई आप अगर अपनी रजिस्ट्री नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप देश में न्याय को कहां दे पाएंगे आप फिर? तो ये तो गंभीर सवाल है। इसी तरीके से समीर जी, एक गंभीर मसला जो है वो चल रहा है। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, वो 15 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर, और वहां उसको 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर। हमारे एक दर्शक हैं पुरुषोत्तम नायर जी, वो बाबा कह रहे हैं कि भाई आप इस मुद्दे को उठाइए। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं सोनम वांगचुक की, और निश्चित तौर पर यह बड़ा मसला है और राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मसले पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जब गए थे लद्दाख, तो लद्दाख में ही लोगों ने उनको बताया था कि चीन कहां तक घुस आया है। तो ये गंभीर मसला है। तो राहुल गांधी चूंकि चीन के अतिक्रमण को लेकर लगातार बात करते रहे हैं, तो सोनम वांगचुक के इस मसले को भी राहुल गांधी को एडजस्ट करना चाहिए। वो जाए चाहे उनकी पार्टी से कोई और जाए, उनको वहां जाना चाहिए। जी बिल्कुल, वहां जाना चाहिए। 15 दिन हो गए उनको अनशन करते हुए, और काफी कई सारे मुद्दों को लेकर वो सवाल
सवाल उठाते रहे हैं पर्यावरण को लेकर भी, और चीन जिस तरीके से भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है उसको लेकर, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है। दिल्ली आकर जब अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं तो उनको रोक लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अभी एक बार फिर वो 15 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। और इधर CWC की जो बैठक हो रही है पटना में, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है, और चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर तमाम जो मसले हैं वो शायद आज हल हो, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी इसको कोई संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि अब चुनाव आ गया है और अगर बैठक होती है तो फिर निश्चित तौर पर इस पर यह फाइनल डिसीजन अब तो लिया ही जाना चाहिए, और हो सकता है कि इस पर कुछ लिया जाए, क्योंकि पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके कार्यकर्ताओं का भी, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का दबाव भी है कि इसको जल्दी फाइनल किया जाए ताकि लोग अपने इलाकों में चुनाव की तैयारियां कर सकें। हालांकि इन सब के बीच जो वोट चोरी का मसला है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण मसला है। और क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको भी सुन लेते हैं, और सीधे ये अपील कर रहे हैं कि चोरी के वोटों से बनी सरकारें हैं, इनको यहां से बाहर किया जाए। अपील कर रहे हैं क्योंकि अजय राय इसलिए काफी चर्चा में है कि क्योंकि माना यह जा रहा है कि वाराणसी की सीट भी इसी तरीके से जीती गई है, और अजय राय खुलेआम ये आरोप लगा रहे हैं। खैर, सुन लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं वो CWC की बैठक को लेकर। नमस्कार मेरे बिहार के भाई और बहनों, आज हम सब लोग इस बिहार की पवित्र भूमि पर आए हैं, और इस बिहार की पवित्र भूमि पटना पर, पाटलिपुत्र स्थान पर आज यहाँ CWC की मीटिंग है। इसमें हम सब लोग भागीदार इसमें हैं, और मैं काशी से आया, मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। निश्चित तौर से आज यहाँ के नौजवान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कानून व्यवस्था नाम की चीजें यहाँ कुछ नहीं है, और सभी लोग यहाँ आज परेशान हैं। मैं यहाँ के लोगों से आग्रह करूंगा कि सरकार को बदलिए, हटाइए, आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। तो सरकार को बदलिए, बिहार में ये अपील कर रहे हैं अजय राय, और अजय राय भी वोट चोरी के एक तरीके से विक्टिम अपने को बता रहे हैं कि वोट चोरी की वजह से बनारस से वो हार गए लोकसभा का चुनाव, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जीत गए। इसकी बात वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, और कहा भी जा रहा है कि राहुल गांधी के निशाने पर जो अगली सीट है जहां उनका रिसर्च वर्क चल रहा है वो वाराणसी ही सीट है, और कभी जल्दी ही शायद वो उसका खुलासा भी होने वाला है। खैर, अभी जो बातें हैं, जो CWC में जो चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जबरदस्त हमला बोला है, और सीधे सीधे आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी के ही दबाव में है। बीजेपी अब नीतीश कुमार को बोझ मानने लगी है, ये उन्होंने ट्वीट किया है, ये बात कही है। हाँ, ये वहाँ CWC की बैठक में कहा है, CWC की बैठक में कहा है कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को बोझ मानने लगी है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और बिहार को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, और उन्होंने कहा है कि बिहार के युवा जो हैं वो घोटालों से परेशान हैं। बिहार में भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं। बिहार में बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है, हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। ये सारी बातें कही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने। समीर जी, जो उन्होंने अपना उद्घाटन भाषण दिया है अमलेंदु जी, उसकी भी चर्चा की जाए। बहुत सारे मुद्दे, और खास तौर पर जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की जो नाकामी है वो दिखा रहे हैं कि कैसे तमाम वादे किए थे और उन वादों पर क्या अमल हुआ है साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी सरकार अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाती रहती है। हाँ बिल्कुल, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती रहती है, और ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि प्रधानमंत्री के दोस्त ने देश को संकट में डाल दिया है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बनाकर झंडोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं। और कल तो समीर जी डोनाल्ड ट्रंप ने UN महासभा में कह दिया कि भाई मैंने 7 बार रुकवाए और भारत पाकिस्तान का बार भी मैंने रुकवाया। ये फिर से कह दिया, 45वीं बार जो है ट्रंप ने ये बात कही है। तो ये अब देखा जा सकता है। अच्छा, कल उनका ट्रंप का जो था वहां वो टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया। तो टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर जो ट्रंप ने कहा, उनका कि मैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी बात कर सकता हूं, तो ये किसकी तरफ इशारा था? यानी बड़े गंभीर ये शोध का विषय है कि विषय किसकी तरफ आप समझा सकता है किसकी तरफ, चूंकि जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो हमारे यहाँ महामानव है वो अबरा का डबरा डबरा का अबरा करने लग जाते हैं। तो क्या अपने दोस्त के लिए ही जो थे वो कह रहे थे ट्रंप कि मैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी बोल सकता हूँ, मेरा दोस्त जो अपना
टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल सकता। बहरहाल, लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है समीर जी, वो काफी महत्वपूर्ण बात है, और उन्होंने जो और कहा है वो भी आप बता सकते हैं क्या क्या कहा है। बिल्कुल, उन्होंने कि ग्रामीण उपभोग 50 वर्षों में सबसे कम स्तर पर है, असमानता चरम पर है, अमीर ज्यादा अमीर बन गए, गरीब और ज्यादा गरीब बन रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने वादे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। 2020-21 के 3 काले कानूनों की वजह से आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। मोदी सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों की भाजपा सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके तलाशती रहती हैं। भाजपा ने जनवरी 2024 में नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार बनाई। नीतीश कुमार ने विकास का वादा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है। डबल इंजन का दावा खोखला साबित हुआ, केंद्र से कोई विशेष पैकेज नहीं मिला। तो बहुत सारी, और सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर की चर्चा की है कि 15% से ऊपर है। हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं। ये सारी बातें, और अभी पिछले दिनों भी कुछ आंदोलन कर रहे थे, उनको भी भगाया है पुलिस वालों ने बिहार में, पटना में। हाँ, पटना में बीपीएससी की परीक्षा को जो कर रहे थे, दरोगा की भर्ती को लेकर कर रहे थे कि इसमें ना हो। और जो एक और बड़ी बात जो कही है उन्होंने समीर जी, ये उनका मतलब सीधे सीधे हमला जो है नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों के ऊपर बोला है, और उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन में आंतरिक कलह खुलकर अब सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है, भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। तो ये वो कहना, और जो है कि बिहार की प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिला पाए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकार ने तो आज से 30 साल पहले तमिलनाडु के लोगों के लिए 69% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा दी। इसे डबल इंजन की सरकार यहां नहीं कर पाई। हाँ, यहाँ क्यों नहीं कर पाई? और जब नीतीश कुमार अगर ये श्रेय लेना चाहते हैं कि साहब उन्होंने जातिगत सर्वे कराया था, तो फिर इसको लागू कराओ। फिर अगर नीतीश कुमार का वो काम था, चूंकि ये कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के दबाव में जो थी वो वहां जातिगत सर्वे कराया गया, और वो भी कायदे से नहीं कराया गया। राहुल गांधी का यह आरोप है, जिस तरीके से तेलंगाना या कर्नाटक में कराया गया। लेकिन अगर नीतीश कुमार इसका श्रेय लेना भी चाहते हैं कि उन्होंने कराया था, तो फिर आप इसको 65% को क्यों नहीं करा पा रहे हैं? 69% की जब तमिलनाडु में है, तो यहाँ 65% क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन उन्होंने एक और तगड़ा हमला जो है वो बोला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, और वो जो कहा है योगी आदित्यनाथ की चर्चा उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में की है, और जो कहा है उन्होंने कि अब अजीब बात यूपी के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख भी लिखा था, अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आपके मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं? क्या यह सही है? आपको जनता को बताना चाहिए। अमलेंदु जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद इस तरह की रैलियों पर, जहां जाति आधारित रैलियां हो रही हो, या जाति एफआईआर में जाति का नाम नहीं लिख सकते हैं, ये एक निर्देश जारी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। और जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कई पार्टियों के सहयोग से सरकार चला रही है उत्तर प्रदेश में जो जाति आधारित पार्टियां हैं। अब उन पार्टियों के भीतर बेचैनी है। उनमें निषाद पार्टी के नेता जो है संजय निषाद, उनका बयान भी आया है कि इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। दूसरी बात समझ लीजिए कि अगर जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, आप देखिए इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। जाति का नाम एफआईआर में नहीं लिखा जाएगा, तो फिर ये बताइए एससी एसटी के मुकदमे कैसे कायम होंगे? यानी ये सीधे सीधे एससी एसटी के मुकदमे कायम ना हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो ये भी एक चीज है, इसकी तरफ भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना जो है वो ध्यान सीडब्ल्यूसी की बैठक में खींचा है। लेकिन एक चीज स्पष्ट कर दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो अभी तक गठबंधन को लेकर बातें चल रही थी, शोषे छोड़े जा रहे थे, बीजेपी समर्थन मीडिया जो है, जिसको मुख्यधारा का मीडिया या टीवी मीडिया जो कहा जाता है, भोंपू मीडिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं चाहता हूं आज यहां से बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूंका जाए। कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ मिलकर
बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराएगी। बिहार की जनता लंबे समय से स्वर्णिम बिहार का सपना देख रही है और हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे। यानी कि गठबंधन दलों के साथ मिलकर, तो ये अभी तक जो चलाया जा रहा था सब कि राहुल गांधी की सक्रियता वहां बढ़ रही है तो वहां अकेले लड़ेंगी, कांग्रेस तेजस्वी को पीछे कर रही है, आरजेडी को पीछे कर रही है, राहुल गांधी आगे बढ़, अरे यही तो बगल कह रहे थे कि भाई अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो क्या इंडिया मजबूत नहीं होगा? आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस कमजोर रहे तो गठबंधन मजबूत हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो या आरजेडी कमजोर हो जाएगा और गठबंधन मजबूत हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई जब सारे दल मजबूत होंगे गठबंधन के तभी मजबूत होंगे। भाई ये बीजेपी में चल सकता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो तो बीजेपी को लगे कि साहब बीजेपी मजबूत हो जाएगी, अकेले आ जाए, तो उनका लक्ष्य हो सकता है। और जो आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे की मानसिक तौर पे जो उनको बीमार मान लिया है और बोझ लगने लगे नीतीश कुमार बीजेपी को, तो बीजेपी के अंदर ही हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जी बिल्कुल, ये कि जो वहां पर क्या सीडब्ल्यूसी में क्या होने वाला है और किस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की रणनीति होगी वो भी तय कर दी गई है। और जो एक चीज और है कि 2025 विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। और ये आखिर में, सबसे आखिर में उन्होंने ये बात कही है। हाँ, सबसे आखिर में कही है। तो यानी समीर जी, सीडब्ल्यूसी की बैठक जो ये सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं है बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि बिहार से ही मोदी जी के शासन की अंत की शुरुआत होगी। तो बिहार फिर एक बार देश को रास्ता दिखाएगा। ये संदेश जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं कि यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की भी शुरुआत होगी। तो इसको कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी को देखा जाए समीर जी, तो देश की राजनीति को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है यहां से जो कांग्रेस अपना रास्ता लेकर निकलेगी। जी बिल्कुल। और कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार हैं, उनको भी हम लोग सुनते हैं, वो भी वहां पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी पहुंचे हैं और कई सारे नेता इस समय पटना में मौजूद हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक में। डीके शिव कुमार को सुनते हैं क्या कह रहे हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक के बारे में। Bangalore, we all have come from Bangalore, myself CM. It is good CWC is having in Bihar. It will give a big boost to the India alliance and for the sake of this country, for the economic, political, we will also discuss a lot of issues and my working committee will come back to you on the thing. Sir, the BJP is not actually happy with your comments on the potholes part. Always BJP will not be happy only. BJP will not be happy. All these potholes have been come at the time of BJP regime only. They are responsible for the bad administration of the any roads in Karnataka state. तो सीडब्ल्यूसी की बैठक बेहद अहम है और बिहार चुनाव को देखते हुए बहुत ज्यादा इसका महत्व है। और सबसे जो प्रमुखता से वहां पर मुद्दा इस समय छाया हुआ है, नेताओं के बीच में भी जो चर्चा का विषय है वो है वोट चोरी। और वोट चोरी को किस तरीके से सार्वजनिक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राहुल गांधी ने, उसकी चर्चा वहां पर जबरदस्त तरीके से हो रही है। हाँ बिल्कुल, उसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है समीर जी कि राहुल गांधी ने क्या भूमिका निभाई है और उसको लेकर तमाम लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के नेता ही नहीं, अन्य दलों के नेता भी जो हैं वो इस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ से एक नया रास्ता निकलेगा। और अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे समीर जी कि बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो गुड मॉर्निंग और नमस्कार और बहुत सी बातें लिखते हैं, तो हम लोग का जवाब देना इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि ब्रेकिंग खबरें होती हैं और लगातार हम लोगों की निगाहें जो हैं वो फीड पर लगी रहती है कि क्या क्या खबर आ रही है, तो इसलिए वो जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन सबको जो है हम शुरुआत में ही नमस्कार कर देते हैं, चलते समय भी नमस्कार करते हैं, तो सब उसमें शामिल रहते हैं। जी बिल्कुल शामिल रहते हैं निश्चित तौर पर। और दर्शकों को भी ये पता ही है कि सबके जवाब संभव नहीं है क्योंकि उस समय नजरें जो रहती हैं वो तमाम ब्रेकिंग खबरों पर रहती हैं, अपडेट्स पर रहती हैं, जो हम आपको लगातार बताते चलते हैं और बीच में उनके बिटवीन द लाइंस भी उसकी चर्चा हम लोग करते चलते हैं। लेकिन ये दर्शकों को ये सारी बातें हमें पता है कि उनको मालूम है। और फिर सीडब्ल्यूसी की अगर बात करें तो जिस तरीके से वहां अब बिहार में एक बदलाव की
की पूरी भूमिका बन रही है, पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दल अलग अलग भी वहां पर सक्रिय हैं और एक साथ भी सक्रिय हैं। वो बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए बहुत ही मुसीबतें खड़ा करने वाला है, क्योंकि अभी कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी, दोनों के भीतर किस तरीके से अब एक बड़ी उथल पुथल मची हुई है। पार्टी के नेता खुलकर अपने दूसरे नेताओं के, मंत्रियों के खिलाफ बयान देने लगे हैं और यह कहकर दे रहे हैं कि उनको कोई डर नहीं है कि पार्टी उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी। हालांकि अभी तक आरके सिंह के खिलाफ भी किसी का बयान नहीं आया कि उन्होंने जो सम्राट चौधरी या दूसरे नेताओं को लेकर जो बातें कही हैं। हाँ, तो समझिए इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या जो मतलब अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल के खिलाफ क्या दिल्ली से ही कोई साजिशें रची जा रही हैं? क्योंकि अगर आरके सिंह खुलकर ये बात कर रहे हो, धमकी भी दे रहे हैं कि हमको निकालना है, निकाल दो तो हम तो करेंगे खिलाफत, तो अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और आरके चौधरी ना तो इनका मतलब बचाव का कुछ रास्ता निकाला जा रहा है सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल का, और आरके सिंह जो उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो क्या ये सब कुछ दिल्ली के इशारे पर ही हो रहा है? ये इस तरह की बातें भी अब बिहार में चलने लगी जी। अब नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता है बहुत ही खास माने जाते हैं और कहा भी जा रहा है कि वो माफ कीजिए नीतीश कुमार के, और यानी वो जेडीयू के प्रवक्ता है, कहा भी ये जा रहा है कि वो बिना नीतीश कुमार के इशारे के इतने गंभीर आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल गंभीर आरोप नहीं लगा सकते। ये कहे कि भाई नीतीश कुमार ने जो है वो इनका सख्त रवैया है, इसको लेकर आप पे आरोप लगे तो आपको सफाई देनी है। भाई आरोप तो कोई भी किसी पे कुछ लगा सकता है, हम पे ही कोई कुछ आरोप लगा दे, हम ही किसी पे कुछ आरोप लगा दें, तो लेकिन जब आरोप लगाने वाला का कोई सबूत पेश नहीं करे, अब जैसे प्रशांत किशोर ही आरोप लगा रहे हैं, तो अब आरोप प्रशांत किशोर पर भी लग रहे हैं कि उनको जो व्यक्ति चंदा दे रहा है 14 करोड़ रुपए इसने चंदा दिया, उसके ऊपर बहुत आरोप है जिससे उन्होंने चंदा लिया, इस तरह की अब आरोप। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं, लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप लगने पर पार्टी जिसके साथ खड़ी ना हो तो समझा जा सकता है कि अंदर भी कुछ चीजें चल रही है। बिल्कुल, और इसमें इन सब के बीच जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की चुनाव की तैयारियां हैं और इंडिया गठबंधन के घटक दलों की एक मजबूती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। और एक लालू प्रसाद का भी एक ट्वीट अभी अभी आया है, उस माफ कीजिएगा राहुल गांधी का, और राहुल गांधी का CWC की बैठक को लेकर उसमें लिख रहे हैं, और उन्होंने सीधे फिर उसी खबर की जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अमलेंदु जी, उसी खबर को टैग करते हुए लिख रहे हैं कि ज्ञानेश जी, यानी वो संबोधित कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को, कि ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए CID को सबूत कब दे रहे हैं आप? हाँ, यही सवाल जो है आ गया। और हम लोग चलते चलते ये ट्वीट भी राहुल गांधी का आ गया कि भाई ज्ञानेश कुमार जी अब बताइए कि आप चोरों को कब पकड़ेंगे, और सबूत आप CID को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कब दे रहे हैं? तो अब सबूत तो CID को देने पड़ेंगे, समझिए नहीं देंगे तो CID बुलाएगी फिर ज्ञानेश कुमार जी को। जी बिल्कुल, वहां बुलाएगी और फिर पूछताछ करेगी, तब तो बताना ही पड़ेगा, तब खामोश भी रहेंगे, उसको भी तब जवाब माना जाएगा। तो ये बहुत अब एक बड़ा मुद्दा हो गया है, और राहुल गांधी ने फिर जो अब सवाल दागा है चुनाव आयोग के इस नए परिवर्तन के बाद, जिस तरह से अपनी वेबसाइट में उन्होंने मतदाता सूची में नाम डालने, ऐड करने और डिलीट करने को लेकर जो बदलाव किए हैं, उस पर भी और सवाल पूछा है। तो क्या ज्ञानेश कुमार इसका जवाब देते हैं या फिर वो SIT के सामने ही जवाब देंगे? अब ये देखना होगा, रहेगी इस पर निगाह, और CWC में क्या होता है उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।